हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात होगी नंबर सिस्टम के अगले पार्ट को लेकर के। नंबर सिस्टम का जो हमारा सीरीज चल रहा है, इस नंबर सिस्टम की चैप्टर में जो हमारा अगला पार्ट है, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि संख्याओं के बारे में, कि सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। इसके बारे में आज की वीडियो में पूरी तरह से बात की जाएगी, क्योंकि इससे भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। इससे भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, और बेसिकली इससे ज़्यादा थ्योरेटिकल सवाल पूछे जाते हैं, जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, इस थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन को करना थोड़ा सा डिफिकल्टी फील करते हैं स्टूडेंट्स। इसलिए हमने आज की वीडियो में पूरी तरह से कंप्लीट करना है, कि जिससे कि थ्योरी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, और ये सीटेट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। अगर थोड़ा सा भी नंबर सिस्टम से कठिन सवाल बनाना है, तो यहाँ से सवाल कठिन बनाया जा सकता है, क्योंकि थ्योरी में प्रॉब्लम काफी स्टूडेंट्स को होती है कि भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या देखने में तो छोटा लगता है, लेकिन इससे जब क्वेश्चन बनते हैं तो वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो इसलिए आज की वीडियो में पूरी तरह से हम लोग कंप्लीट करेंगे नंबर चार्ट को लेकर के, कि परिमेय संख्या क्या होती है, रियल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होती है, होल नंबर क्या होता है। इन सभी को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे, तो पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब सब्सक्राइब करने के पीछे रीजन क्या है। इसके पीछे रीजन ये है कि आपको कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट होगा, आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, कंप्लीट सिलेबस विल बी देयर। एंड मैथ, मैथ के साथ साथ सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उन सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी आपको कंप्लीट कराई जाएगी। सुपर टेट के जितने भी सिलेबस हैं, उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स जितना भी है, शुरू से लेकर के लास्ट तक कंप्लीट कोर्स विल बी देयर। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जितना ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, उसी के रेशियो में आपके कोर्स को और अच्छे से, उतनी तेजी से कंप्लीट कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे कि संख्याओं का जो वर्गीकरण होता है, उसमें परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या, इस परिमेय संख्या के बारे में आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये परिमेय संख्या होती क्या है, एक्चुअल में परिमेय संख्या हम कहते किसे हैं, इसको समझ लेते हैं। अब डेफिनेशन हमने जिस तरह से लिखा है, आप उसी तरह से एज इट इज नोट्स में मेंशन करिएगा, ताकि एग्जाम के टाइम पे आपको रिवीजन करने में काफी आसानी जाएगी। नहीं तो इधर से उधर खोजते रह जाएंगे, आपको मिलेगा नहीं। अब परिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या है, कि ऐसी संख्याएं परिमेय संख्या कही जाती हैं जिन्हें p बटे क्यू के रूप में दर्शाया जाता है। p बटे क्यू के रूप में दर्शाया जाता है, इसका क्या मतलब होता है अभी हम लोग समझेंगे। जहां P और Q, जहां P और Q एक पूर्णांक है। अभी आप समझिए कि पूर्णांक, अभी आप केवल पूर्णांक का नाम सुनिए, बाकी आगे पूर्णांक के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे कि पूर्णांक संख्या कहते किसे हैं। और तो सबसे पहली कंडीशन परिमेय संख्या के लिए क्या है, सबसे पहली कंडीशन है कि संख्या P बटे Q के रूप में लिखी जानी चाहिए, यानी कि अंश बटे हर, अंश बटे हर के रूप में संख्या लिखी जानी चाहिए। अगर इस तरह से आप लिख पा रहे हैं किसी संख्या को P बटे Q के फॉर्म में, तो वो संख्या परिमेय है। ये तो हो गया पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन इसकी ये होती है कि Q यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए। ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, हर में जो Q रखा जाता है, क्यों जीरो नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जैसे मैंने लिखा 2/3, तो आप कहेंगे कि ये P बटे क्यू के रूप में लिखी गई है, तो हमने कहा यस P बटे क्यू के रूप में लिखी गई है, तो ये परिमेय संख्या है। फिर मैंने कहा कि 2/0, ये भी P बटे क्यू के रूप में है, लेकिन हमने कहा कि Q की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी संख्या में आप जीरो से डिवाइड लगाएंगे, तो वो संख्या अनडिफाइन हो जाएगी, अनडिफाइन हो जाएगी, वो संख्या डिफाइन नहीं है, इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी, और इनफाइनाइट अगर आ जाएगी तो ये वैल्यू परिभाषित नहीं होगी। इसीलिए Q की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। तो परिमेय संख्या आई होप कि समझ आ गया होगा। परिमेय संख्या का मतलब कि P बटे Q के रूप में संख्या लिखी जानी चाहिए। उसके बाद ये तो हो गया पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये होती है कि Q यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए, और P और Q पूर्णांक है। अभी पूर्णांक के बारे में हम लोग आगे स्टडी करेंगे, तो अभी के लिए सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि P बटे Q के रूप में संख्या लिखी जानी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये होती है कि Q को जीरो नहीं बनाना है। अगर आपने Q को जीरो बना दिया, तो वो संख्या अनडिफाइंड हो जाएगी, अपरिभाषित हो जाएगी, तो वो परिमेय संख्या नहीं रह जाएगी। एग्जाम्पल में जैसे हमने देखा 9/4, हमने क्या लिखा 9/4, ये P बटे क्यू के रूप में है, P बटे क्यू के रूप में है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। हमने देखा 3/5, ये भी P बटे क्यू के फॉर्म में है, ये भी परिमेय है। 22/7 परिमेय है। तीन, तीन को आप 3/1 लिख सकते हैं, यानी कि ये P बटे क्यू के रूप में है, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या होती है,
अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें अगला है हमारा कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या क्या होती है? अभी तक हमने देखा परिमेय संख्या क्या होती है, अब देखते हैं अपरिमेय संख्या हम किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्या का मतलब होता है कि ऐसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सके। अगर p बटे q के रूप में आप लिख सकते हैं तो वो है परिमेय संख्या। वो उसको क्या कहते हैं? उसको परिमेय संख्या कहते हैं, रेशनल नंबर, उसको रेशनल नंबर कहते हैं। अगर p बटे q के रूप में नहीं लिख पा रहे हैं तो उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो वही डेफिनेशन है, ऐसी संख्याएं जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सके, अथवा अथवा ऐसी धनात्मक पूर्णांक संख्या जो पूर्ण वर्ग नहीं है। दो कंडीशन इसमें भी है, आपको याद रखना है। पहली कंडीशन याद रखनी है कि p बटे q के रूप में वो नहीं लिखी जा सकती। दूसरी कंडीशन ये याद रखनी है कि पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए, वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं। जैसे √5 है, √5 है। अब आप कहेंगे कि √5 को तो हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, √5/1, जैसे हमने वहां पे लिखा था 3/1 p बटे क्यू के रूप में, यहाँ पे भी तो √5/1 लिख सकते हैं। लेकिन पहली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, लेकिन दूसरी कंडीशन में पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, √5 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर यहीं पे होता √4 तो मैं कहता कि ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कैसे है? पहली चीज तो √4 को हम √4/1 लिख सकते हैं, तो p बटे क्यू की कंडीशन फॉलो कर रही है। दूसरी कंडीशन होती है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए, तो √4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है जिसका वर्गमूल होता है 2। तो ये p बटे क्यू के रूप में भी लिखी जा सकती है और पूर्ण वर्ग संख्या भी है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या कौन सी होगी? अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या होगी जिसे p बटे क्यू के रूप में आप नहीं लिख सकते हैं, अथवा ऐसी धनात्मक पूर्णांक संख्या जो पूर्ण वर्ग नहीं है। अब देखिए √5 पूर्ण वर्ग नहीं है, √7 पूर्ण वर्ग नहीं, क्योंकि इसका जब वर्गमूल निकालेंगे आप तो ये पॉइंट में आएगा, दशमलव में आएगा। जब दशमलव में आएगा तो इसका मतलब पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसको कहा जाता है अपरिमेय संख्या। आप पाई को याद रखिएगा, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। ये काफी फेमस क्वेश्चन है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 परिमेय संख्या है। 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सवाल जो है पाई एक अपरिमेय संख्या, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, हमने क्वेश्चन भी डाला इसमें, तो आपको लास्ट में पता चलेगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला है हमारा कि प्राकृतिक संख्या हम किसको कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्या का मतलब नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर्स, ये हर एक डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है अपने आप में, इसलिए हर एक डेफिनेशन को आप प्रॉपर नोट्स बना के लिखिएगा और एक दो बार रीडिंग लगाएंगे तो ये आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा। अब नेचुरल नंबर्स क्या होता है? नेचुरल नंबर्स का मतलब ये होता है कि गिनती में प्रयोग करने के लिए जितने हम संख्याओं का यूज करते हैं, जैसे संख्या 1 यूज करते हैं, 2, 3, 4, सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। इन संख्याओं से गिनने की क्रिया करते हैं, यानी हम जो गिनने में काम लाते हैं वो प्राकृतिक संख्याएं होती है। इसमें केवल धनात्मक पूर्णांक संख्या शामिल है। ध्यान रखना है कि अगर दिया है -1, दिया है 0, दिया है -2 और दिया है 1, अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है जो धनात्मक पूर्णांक वाली होती है। जैसे अब वन वन से शुरू करिए, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सॉन इनफाइनाइट तक जाइए, ये प्राकृतिक संख्या है। जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है, जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है। और जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं, जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो भी प्राकृतिक संख्या में नहीं गिने जाते। तो प्राकृतिक संख्या में सिंपली आपको याद रखना है कि 1 से लेकर के आप इनफाइनाइट तक जाइए, जितनी आपको संख्याएं पॉजिटिव में मिलेंगी वो संख्या कौन सी होती है? प्राकृतिक संख्या होती है। इसे नेचुरल नंबर कहते हैं, यानी कि एन से भी इसको डिनोट करते हैं। कभी कभी सवाल में दिया भी जाता है कि एन एन से एक्स बिलोंग्स कर रहा है एन को, इसका मतलब कि एक्स की जो वैल्यू होगी हमारी नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्या होगी। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हमारा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को हम क्या कहते हैं? होल नंबर। पूर्ण संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या को कहते हैं होल नंबर। अब ये क्या होता है? ये कह रहा है कि यदि प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए, क्या कि प्राकृतिक संख्या में आप जीरो को भी शामिल कर लीजिए। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1, 2, 3, 4, 5 अप टू डॉट सो ऑन। अब इसमें कह रहा है कि ये प्राकृतिक संख्या हो गई, ये नेचुरल नंबर हो गया। इस नेचुरल नंबर में आप जीरो को भी शामिल कर लीजिए। अब जीरो को भी आपने शामिल कर लिया तो ये प्राकृतिक संख्या और जीरो मिल करके पूर्ण संख्या बन जाती है। तो डेफिनेशन वही है, यदि प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए तो इन संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं और इसे डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। डब्ल्यू का मतलब होल नंबर, नेचुरल नंबर को एन से और होल नंबर को डब्ल्यू से।
तो एक बार मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ कि प्राकृतिक संख्या और होल नंबर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कंफ्यूजन होगा तो क्वेश्चन बहुत जल्दी से गलत होगा। इसमें स्टेटमेंट वाले जो सवाल होते हैं वो थोड़े से खतरनाक बन जाते हैं। इसमें देखिए हमने क्या बताया, नेचुरल नंबर क्या होती है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं में जितनी भी धनात्मक संख्याएं होती हैं, 1 से लेकर के 2 3 4 अप टू डॉट वन इनफाइनाइट तक, ये सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, नेचुरल नंबर्स, यानी इनका मतलब नेचुरल नंबर्स। उसके बाद होल नंबर क्या होता है, होल नंबर में आप जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं उन प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी इंक्लूड कर लीजिए। प्राकृतिक संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 अप टू डॉट वन, आप जीरो को भी ले लीजिए, 0 1 2 3 4 अप टू डॉट वन इनफाइनाइट तक। तो जीरो, कभी अगर पूछा जाएगा कि क्या जीरो पूर्ण संख्या है, तो आप कहेंगे यस जीरो पूर्ण संख्या है, जीरो होल नंबर है। 1 2 3 4 5 अप टू डॉट वन इनफाइनाइट तक जितनी भी ये संख्याएं होंगी, ये सभी संख्या क्या होंगी, होल नंबर, पूर्ण संख्या होगी। मैं कह रहा हूँ कि क्या दो पूर्ण संख्या है, आप कहेंगे यस पूर्ण संख्या है। मैं कह रहा हूँ जीरो पूर्ण संख्या है, आप कहेंगे यस पूर्ण संख्या है। मैं कह रहा हूँ कि बताइए माइनस वन के बारे में आपका क्या ख्याल है, -1 पूर्ण संख्या है, आप कहेंगे नहीं। तो इस तरह से प्राकृतिक संख्या क्या होती है और पूर्ण संख्या हमने कंप्लीट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला हमारा पूर्ण संख्या के बाद, एक सेकंड, पूर्ण संख्या हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। पूर्ण संख्या हो गया हमारा। अब यहाँ पे हम पूर्णांक संख्या छूट गया है, उसको पढ़ लेते हैं। पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं, पूर्णांक संख्या। पूर्ण संख्या के बाद पूर्णांक संख्या क्या होती है, इसको आप नोट करिएगा। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या क्या होती है। पूर्णांक संख्या की डेफिनेशन होगी, यदि यदि पूर्ण संख्या में यदि पूर्ण संख्या में यदि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या भी आ जाए, ऋणात्मक ऋणात्मक संख्या को भी शामिल कर लिया जाए, ऋणात्मक संख्या को भी शामिल कर लिया जाए, तो इसका क्या मतलब हुआ कि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को भी अगर शामिल कर लिया जाता है तो उसको कहते हैं इंटीजर्स, पूर्णांक संख्या। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटीजर्स। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है, अभी हमने देखा कि नेचुरल नंबर्स क्या होती हैं, सभी जो धनात्मक संख्याएं होती है वो नेचुरल नंबर्स होती हैं। होल नंबर्स क्या होता है, सभी नेचुरल नंबर्स और जीरो, नेचुरल नंबर्स, सभी जो नेचुरल नंबर्स होती हैं और जीरो को अगर शामिल कर लिया जाए तो होल नंबर। जैसे यहाँ पे 1 2 3 अप टू डॉट वन, यहाँ पे 0 1 2 3 अप टू डॉट वन। और पूर्णांक संख्या क्या होगी, इंटीजर क्या होगा, इंटीजर में आप नेगेटिव को भी शामिल कर लीजिए, जीरो को भी शामिल कर लीजिए और पॉजिटिव संख्या को भी शामिल कर लीजिए। नेगेटिव में -1 -2 -3 -4 नेगेटिव नंबर हो गया, जीरो को शामिल कर लीजिए, 1 2 3, ये होल पैकेज जो होगा इसी को कहते हैं इंटीजर। तो इन चीज, ये आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि प्राकृतिक संख्याओं में सभी पॉजिटिव संख्याएं होती हैं, होल नंबर पूर्ण संख्या में जीरो और पॉजिटिव संख्याएं होती हैं, और इंटीजर में नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। तो ये तीनों डेफिनेशंस को आपको ध्यान रख लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में इसका काफी सारा यूज आएगा। अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे तब इसका यूज आपको पता चलेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा कि सम संख्या किसको कहते हैं। अब सम संख्या क्या होती है, ये बचपन से आप पढ़ते आ रहे होंगे कि सम संख्या क्या होती है। सम संख्या वह संख्या होती है जो दो से पूर्णतः विभाज्य हो। क्या हो, दो से पूरी तरह से अगर कोई संख्या विभाज्य है तो उसको हम कहते हैं कि वह संख्या सम संख्या है। जैसे हमने एग्जांपल में लिए दो, दो क्या दो से पूरी तरह से विभाजित है, तो हम कहेंगे यस दो से पूरी तरह से विभाजित है। हमने लिया एग्जांपल चार, चार को हमने दो से डिवाइड किया तो हमारा दो पूरी तरह से विभाजित हो गया। हमने लिया आठ, आठ को दो से विभाजित किया तो दो से पूरी तरह से डिवाइड हो गया। हम कहेंगे कि ये आठ भी क्या है, एक सम संख्या है। कोई भी संख्या, हमने ले लिया 100, अब हम इसको दो से डिवाइड करेंगे तो 50 बार जाएगा, तो ये भी क्या है, एक सम संख्या। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसको देखिएगा, क्योंकि पिछले वीडियो हमने डिविजिबिलिटी रूल्स को पढ़ा था। उस डिविजिबिलिटी रूल्स में हमने कई सारे, जैसे दो के डिविजिबिलिटी रूल्स को देखा था, चार के, आठ के, तो वहां से आप अपने कंसेप्ट को और मजबूत कर सकते हैं। उस वीडियो को जरूर देखिएगा, पिछला वीडियो। अब जैसे हमने कहा कि 10 सम संख्या है कि नहीं है, तो सम संख्या पहचान करने की एक ही कंडीशन है, उसको आप दो से डिवाइड करिए। अगर वह दो से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब सम संख्या। 10 को दो से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब ये सम संख्या है। तो ये काफी सिंपल सिंपल कंसेप्ट है जिसको हम लोग सीखेंगे। अब अगला देखते हैं कि सम के बाद आता है विषम संख्या। अब जस्ट इसका अपोजिट ही है, सम के बाद विषम संख्या। विषम संख्या का मतलब कि जो दो से पूरी तरह से विभाजित नहीं होती। अब जैसे हमने तीन ले लिया, तीन को जब हम दो से डिवाइड करेंगे तो 1.5 आएगा।
ये पूरी तरह से विभाजित नहीं हो रहा है। जब पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा, इसका मतलब ये विषम संख्या है। जैसे 5 हो गया, 5 को हमने 2 से डिवाइड किया तो इसका आंसर कितना आएगा 2.5। ये भी पूरी तरह से विभाजित नहीं हो रहा है। यहीं पे अगर 6 होता और हम इसको 2 से डिवाइड करते तो आंसर हमारा कितना आता, 3 आता। ये पूरी तरह से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब ये सम संख्या है। 6 सम संख्या है क्योंकि ये 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है। 5 विषम संख्या है क्योंकि जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा। तो सम और विषम में एक ही चीज आपको याद रखना है, सम और विषम। सम और विषम संख्या की पहचान के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज याद रखना है, आप 2 को याद रखिएगा। अगर 2 से डिवाइड पूरी तरह से हो रहा है तो वो सम संख्या है, अगर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है वो विषम संख्या है। अब आगे और देखते हैं और क्या है। अगला हमारा कंसेप्ट है कि भाज्य संख्या हम किसको कहते हैं। किसको कहते हैं, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का मतलब ये होता है कि वे प्राकृतिक संख्याएं, अब ध्यान देखिएगा, वे प्राकृतिक संख्या। अब हम प्राकृतिक संख्याओं को पढ़ चुके हैं कि प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं। अगर कहीं भी प्राकृतिक संख्या आता है तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि 1 2 3 4 जितनी भी धनात्मक संख्याएं हैं वो प्राकृतिक संख्या होती हैं। तो वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा कम से कम किसी एक और संख्या से विभाज्य हो। अब जैसे एग्जांपल समझिए, यहाँ पे है 4। 4 को जब आप 1 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, 4 आएगा। जब 4 को आप स्वयं से भी डिवाइड करेंगे तो एक बार आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा, तो ये भी पूरी तरह से विभाजित हो गया। एक के और स्वयं के अलावा कम से कम एक और संख्या से, कम से कम एक और संख्या से, एक से ज्यादा हो सकती है। अब जैसे हमने 4 को 2 से डिवाइड किया तो पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, तो 4 से भी, 1 से भी डिवाइड हो रहा है और स्वयं से भी डिवाइड हो रहा है, और कम से कम एक और संख्या है जो 4 को डिवाइड कर रही है। तो 4 को डिवाइड करने वाली कितनी संख्या हो गई, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 खुद डिवाइड हो रही है, यानी कि 3 संख्या डिवाइड कर रही है। तो इसको हम कहेंगे भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या का मतलब क्या होगा, भाज्य संख्या का मतलब ये होगा कि जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो। जैसे 6 आप देखिए, तो 6 को जब हम 1 से विभाजित करेंगे तो ये पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। जब हम 6 को स्वयं 6 से विभाजित करेंगे तब भी ये पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। लेकिन 6 2 से भी विभाजित हो जाती है पूरी तरह से, और 6 3 से भी विभाजित हो जाती है पूरी तरह से। यानी कि 6, जो संख्या 6 है, 1 से भी विभाजित हो रही है, 6 से भी विभाजित हो रही है, और कम से कम एक और संख्या से विभाजित होनी चाहिए। तो 6 2 से भी विभाजित हो रही है और 3 से भी विभाजित हो रही है। इसका मतलब कि ये भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या का सिंपल डेफिनेशन क्या होगा कि ऐसी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं 1 से विभाजित हो और एक और स्वयं के अलावा 1 से विभाजित हो, स्वयं से भी विभाजित हो, और उसके अलावा इन दोनों संख्या के अलावा कम से कम एक और संख्या हो जो इसको विभाजित करे, तो उसको कहते हैं भाज्य संख्या। आई होप कि ये डेफिनेशन आपको समझ आ गया होगा। अगला देखते हैं। अगला है हमारा कि अभाज्य संख्या हम किसको कहते हैं, अभाज्य संख्या। जस्ट भाज्य संख्या का जो अपोजिट होता है, भाज्य संख्या का जस्ट अपोजिट होता है अभाज्य संख्या। जिस तरह से हमने पढ़ा था कि सम का अपोजिट विषम संख्या होती है, ठीक उसी प्रकार से भाज्य संख्या का अपोजिट क्या होता है, अभाज्य संख्या होती है। अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। ये कह रहा है कि वे प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या का मतलब नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, क्या होता है, जितनी भी पॉजिटिव संख्याएं होती है वो नेचुरल नंबर्स होती हैं। तो वे प्राकृतिक संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित न हो, इस पे ध्यान देना, नहीं होना चाहिए, तो उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। अब इसको देखिए, जैसे 2 है, जब 2 को आप 1 से विभाजित करेंगे ये पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। 2 को आप 2 से विभाजित करेंगे तो पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। और इसके अलावा, इन दोनों संख्या के अलावा ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 2 को विभाजित करे। आप 2 को 3 से विभाजित करिए, कभी विभाजित नहीं होगी पूरी तरह से। 2 को आप 4 से विभाजित करिए, पूरी तरह से कभी विभाजित नहीं होगी। तो अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जो स्वयं से और एक के अलावा किसी और संख्या से कभी भी विभाजित नहीं होती। जैसे 5 है, 5 1 से विभाजित होगी तो 5 आएगा। 5 को जब हम स्वयं से विभाजित करेंगे तो ये भी विभाजित हो जाएगी। लेकिन इन दोनों संख्या के अलावा, 1 और 5 के अलावा ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 5 को पूरी तरह से विभाजित कर दे। इसका मतलब ये अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का सिंपल डेफिनेशन क्या हो गया, जो स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित न हो, तो उसको कहा जाता है अभाज्य संख्या। आई होप की डेफिनेशन अब आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब कुछ और कंसेप्ट है उसको देख लेते हैं, जिसमें ये काफी इंपॉर्टेंट है, सअभाज्य संख्या, जिसको हम कहते हैं को प्राइम नंबर। क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जब मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ का कंसेप्ट बताऊंगा तो वहां पे ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, इसलिए अभी से ही इसको कंप्लीट कर लेना है।
सह अभाज्य संख्या क्या होती है? सह अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि दो प्राकृतिक संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई कॉमन गुणनखंड न हो। यानी कि जैसे हमने लिखा 9 और हमने लिखा 16, जब हम इसको गुणनखंड करेंगे तो इसका गुणनखंड कितना होगा? 3 × 3, 1 × 3 × 3। इसका कितना होगा? 1 × 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 2 8, 2 16, इस तरह से इसका फैक्टर होगा। अब आप देखिए कि एक के अलावा कोई भी कॉमन संख्या नहीं है। एक के अलावा, एक को छोड़ करके, एक यहाँ पे भी है और एक यहाँ पे भी है। अब एक को छोड़ करके आप इन दोनों में कोई और कॉमन संख्या नहीं बता सकते। देखिए 3 × 3 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे नहीं है। यानी कि एक ही चीज कॉमन है। कॉमन का मतलब जो दोनों में हो। तो एक ही चीज कॉमन है, 1। 1 के अलावा अगर कोई भी संख्या कॉमन नहीं है तो उसको हम कहेंगे कि को प्राइम नंबर है। यानी कि 9 और 16 में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। जैसे ये हो गया 4, 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 × 2 × 2, ये 4 हो गया। 15 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 × 3 × 5 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक है और यहाँ पे भी एक है, केवल और केवल एक ही कॉमन है। और न तो यहाँ पे 3 5 है, न तो यहाँ पे 2 है। इसका मतलब कि एक के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर एक के अलावा दो संख्याओं में अगर एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है तो उसको कहते हैं को प्राइम नंबर। तो डेफिनेशन ध्यान से देखिएगा कि दो प्राकृतिक संख्या हो गई 9 और 16, जिनमें एक के अतिरिक्त एक कॉमन तो है लेकिन इसके अलावा और कोई संख्या कॉमन नहीं है। एक के अतिरिक्त कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो उसको कहते हैं को प्राइम नंबर। तो इस तरह से जो जितना भी संख्याओं का जो डेफिनेशन है, जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, उसको हमने कंप्लीट किया है। तो आई होप ये डेफिनेशन अब आपको समझ आ गया होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको याद रखना इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने बोला है गोल्डन पॉइंट्स, क्योंकि डायरेक्ट स्टेटमेंट में ये पूछ लिया जाता है। तो हम उसी को देख लेते हैं कि गोल्डन पॉइंट्स के रूप में हमने किसको किसको ऐड किया है। जिसमें हमारा पहला गोल्डन पॉइंट्स है कि ऐसी संख्या जो अभाज्य हो, ऐसी संख्या जो अभाज्य हो एवं सम संख्या हो केवल 2 है। यानी कि 2 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है, 2 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है और सम संख्या भी है। अब अगर आपने पिछला देखा होगा, जो हमने अभी पिछला जो कंसेप्ट बताया, अगर उसको आपने देखा होगा ध्यान से तो ये आपको समझ आ गया होगा कि अभाज्य के लिए हमने क्या पढ़ा था। अभाज्य का मतलब क्या होता है और सम का मतलब होता है कि 2 से डिवाइड होना चाहिए। 2 से क्या होना चाहिए? 2 से डिवाइड होना चाहिए। और अभाज्य के लिए हमने पढ़ा था कि वह स्वयं से एक से डिवाइड होना चाहिए और स्वयं से डिवाइड होना चाहिए। एक और स्वयं के अलावा और किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो आप 2 को देख लीजिए, 2 सम संख्या है तो 2 से डिवाइड होना चाहिए, बिल्कुल हो रहा है, इसका मतलब 2 सम संख्या है। 2 अभाज्य भी है, यानी कि 2 को एक और स्वयं के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होना चाहिए। 2 एक से डिवाइड हो रहा है, यस हो रहा है। 2 स्वयं से डिवाइड हो रहा है, यस हो रहा है। लेकिन एक और 2 के अलावा अब कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 2 को डिवाइड करे। तो वही हमने लिखा कि ऐसी संख्या जो अभाज्य है और सम संख्या है वो केवल 2 है। तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है कि संख्या 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। एक न तो भाज्य संख्या है न अभाज्य संख्या है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या क्या होती है? जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से न विभाजित हो। जैसे एक, जैसे हमने देखा था अभी कि 3 होता है, 5 7, ये 3 को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो विभाजित हो जाएगी और 3 को स्वयं से डिवाइड करेंगे तभी कट जाएगी। लेकिन 1 और 3 के अलावा ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 3 को डिवाइड करे। उसके बाद 2 भी एक अभाज्य संख्या होती है। 2 1 और 2 यानी कि 1 से कटेगी और स्वयं से कटेगी, इसके अलावा और किसी भी संख्या से नहीं कटेगी। अब देखिए 2 के बाद जितनी भी अभाज्य संख्याएं आएंगी, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, सभी ये विषम संख्या, ये 2 से नहीं कटेंगी। तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। लास्ट है कि ये लास्ट सेकंड है कि शून्य में किसी भी संख्या का भाग देने पर शून्य आता है। इसमें काफी कंफ्यूजन होता है कि किसी भी संख्या में 0 से भाग देने पर क्या आएगा और किसी संख्या को 0 से भाग देने पर क्या आएगा। तो यही पॉइंट हमने कंफ्यूजन को हटाने के लिए यहाँ पे मेंशन किया है कि शून्य में किसी भी संख्या से, 0 है इसमें आप किसी भी संख्या से भाग दीजिए, 2 से भाग दीजिए, 0 में 3 से भाग दीजिए, 0 में 100 से भाग दीजिए, 0 में 10 20 हजार से भाग दीजिए, उसकी वैल्यू हमेशा 0 ही आएगी। अगर 0 ऊपर है और उसके नीचे कोई भी संख्या, किसी भी संख्या से आप डिवाइड कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? उसकी वैल्यू हमेशा 0 ही आएगी। उसके बाद लास्ट पॉइंट है कि किसी भी संख्या में शून्य का भाग देते हैं।
अगर हमने लिखा 10, हम यहाँ पे 0 का भाग देंगे तो यह कितना आएगा, इनफाइनाइट आएगा। यही चीज मैंने अभी आपको पहले ही कंसेप्ट में बताया था, जब हम परिमेय और अपरिमेय संख्या पढ़ रहे थे। हमने बताया कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो p बटे q के रूप में होनी चाहिए और q 0 नहीं होना चाहिए। अब आपको समझ आ गया होगा कि q 0 क्यों नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो उसका भागफल कितना अनंत आता है, जो कि अपरिभाषित होता है। जो क्या होता है, अपरिभाषित होता है। अनंत अपरिभाषित है, परिभाषित नहीं है, इसलिए q यहाँ पे 0 नहीं होता। कोई भी संख्या होगी, कोई भी संख्या मान लीजिए कि 1 है, 2 है, 3 है, या x है, y है, किसी भी संख्या में आप अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी इनफाइनाइट, जो कि अपरिभाषित है। तो ये जो हमने कुछ पॉइंट्स लिखा है, इस पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट को मजबूत करेगा आपको। अगर स्टेटमेंट वाले सवाल आ जाएंगे तो आप फंस सकते हैं, और यहीं से स्टेटमेंट पूछे जाते हैं। इसलिए हमने प्रीवियस ईयर के पेपर को जितना भी एनालिसिस किया, वहां से हमें ये मिला कि ये काफी गोल्डन पॉइंट्स है। इस पॉइंट का नाम हमने गोल्डन इसलिए रखा है कि ये काफी बार बार पूछे जाने वाले पॉइंट्स है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब जितना हमने पढ़ा, मैं एक बार एक चार्ट के माध्यम से आपको रिवाइज करवा देता हूँ। इस चार्ट को, ये पूरी तरह से एक स्टैंडर्ड चार्ट होगा। इस चार्ट को आप ध्यान रखिए। हमने क्या देखा कि जो संख्या होती है, जो संख्याएं होती हैं, इन संख्या को हम दो पार्ट में डिवाइड करके देख सकते हैं। ये चार्ट आप नोट बनाइएगा शार्ट रिवीजन के लिए। ये दो संख्याएं, एक वास्तविक संख्या हो सकती है, वास्तविक संख्या जिसको रियल नंबर कहते हैं, और एक होता है काल्पनिक संख्या। इन दो भाग में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। अब जितनी भी जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, उन वास्तविक संख्या को अगेन दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक परिमेय, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। काल्पनिक संख्याओं से हमारे सवाल नहीं पूछे जाते, इसलिए हम इसको नहीं पढ़ेंगे। तो संख्याएं जो होती हैं दो प्रकार की, एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्याओं में दो पार्ट में हम इसको डिवाइड करके देखते हैं, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होती है हमने इसको पढ़ लिया है, अपरिमेय संख्या क्या होती है इसको भी हमने पढ़ लिया है। अब परिमेय संख्या को भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं एक पूर्ण संख्या में। किस संख्या में, पूर्णांक संख्या में, पूर्णांक संख्या में। अब हमने पूर्णांक संख्या को भी देखा कि इंटीजर्स क्या होता है। इंटीजर्स जिसमें पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों आते हैं। इंटीजर्स में पॉजिटिव भी आता है, पॉजिटिव भी आता है, नेगेटिव भी आता है, और जीरो, ये तीनों अगर आ रहे हैं तो ये इंटीजर्स होती है, तो पूर्णांक संख्या हो गई। अब पूर्णांक संख्या को फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं किसमें, हम इसको डिवाइड कर सकते हैं कि ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक, ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब केवल और केवल नेगेटिव संख्या। इसको हम डिवाइड कर सकते हैं शून्य में, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं शून्य में, और इसको हम फर्दर तोड़ सकते हैं किसमें, धनात्मक पूर्णांक में, धनात्मक पूर्णांक में। अब देखिए, पूर्णांक में तो पॉजिटिव भी आता है, नेगेटिव भी आता है, तो जीरो भी आता है। इसको हमने अलग अलग कर दिया। ऋणात्मक में अब ऋणात्मक ही आएगा, शून्य में केवल शून्य आएगा, धनात्मक में केवल और धनात्मक संख्या आएगी। अब धनात्मक संख्या को भी आप फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। धनात्मक संख्या को भी आप डिवाइड कर सकते हैं किसमें, धनात्मक संख्या को आप डिवाइड कर सकते हैं प्राकृतिक संख्या में। क्योंकि जितनी भी धनात्मक संख्याएं होती हैं, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्या में हमने क्या पढ़ा था, जितनी भी 1 2 3 4 अप टू सोन जितनी भी संख्याएं होती हैं पॉजिटिव वाली, वो प्राकृतिक संख्या होती है। तो धनात्मक पूर्णांक को आप प्राकृतिक संख्या में भी डिवाइड कर सकते हैं। अब उसके बाद जितनी भी प्राकृतिक संख्या होती है, इसको भी आप फर्दर डिवाइड कर सकते हैं किसमें, चार पार्ट्स में। जिसमें हम लोग देखें, अभी हमने पढ़ा अभाज्य संख्या के बारे में, हमने पढ़ा भाज्य संख्या के बारे में, हमने पढ़ा सम संख्या के बारे में, और हमने पढ़ा विषम संख्या के बारे में। इस तरह से पूरे चार्ट को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इससे सीटेट में काफी सारे सवाल पूछे गए, इसलिए हमने इस चार्ट को कंप्लीट किया है। तो फ्रेंड्स, इस चार्ट को आप बनाइएगा और उसको ध्यान से पढ़िएगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब आते हैं क्वेश्चन पे कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्योंकि पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझना कि जो हमने पढ़ा है उसका यूज हम किस तरह से करेंगे, कि क्वेश्चन सवाल किस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमने आज की वीडियो में कुछ क्वेश्चंस लिया है, जिसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। जैसे हमने पहला क्वेश्चन लिया, यूपी टेट 2020 का सवाल पूछा गया है। अब देखिए, आप सारे स्टेटमेंट ही पूछे गए हैं। सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। अब यहाँ ध्यान देना होता है क्वेश्चन में कि पूछा है कि सही है, कि पूछा है नहीं सही है। तो इस चीज को आप क्वेश्चन पढ़ते समय ध्यान दीजिएगा कि क्या पूछ रहा है, उसको आंसर करना है। अब जैसे इसमें पहला स्टेटमेंट है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है। अभी हमने क्या देखा था, अभी हमने देखा था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है 2 होती है। तो ये पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। जो हमने गोल्डन पॉइंट्स पढ़ा था, उस गोल्डन पॉइंट्स पे आप आइए, तब आपको दिखेगा। गोल्डन पॉइंट्स क्या था,
गोल्डन पॉइंट्स ये देखिए कि एक हमने क्या देखा, एक ना तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, और सबसे छोटी दो जो है वह सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अब आप देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे सवाल पूछे गए हैं। अब पहला स्टेटमेंट यही है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है, 2 होती है। अब फिर कह रहा है कि एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है। क्या कह रहा है कि एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है। क्या एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है? क्या एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है? अब आप इसको बताइए कि क्या एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है, तो हम कहेंगे यस, एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है, क्योंकि 9 एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? भाज्य संख्या का मतलब होता है कि एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित होनी चाहिए। अब 9 एक से तो विभाजित होगी, स्वयं से भी विभाजित होगी, और इसको विभाजित करने वाली एक और संख्या 3, तो एक और स्वयं के अलावा एक और संख्या से विभाजित हो रही है। इसका मतलब ये भाज्य संख्या है। अब यहाँ पे पूछा है कि एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है, और 9 एक विषम संख्या है। 9 क्या है? एक विषम संख्या है। क्यों विषम संख्या है? क्योंकि ये 2 से विभाजित नहीं होगी। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो गया, एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है। अब देखिए इसमें कितना कंफ्यूजन हो रहा है, इसलिए मैंने कहा कि स्टेटमेंट वाले जो सवाल होते हैं वो थोड़े से कठिन बनते हैं। अब अगला स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं। ये हमारा तो स्टेटमेंट सही हो गया। अगला स्टेटमेंट, कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है। कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है। ये देखिए कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है। अभी हमने पढ़ा कि दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और दो सम भी है। पहला ही पॉइंट हमारा, गोल्डन पॉइंट्स का पहला पॉइंट हमारा यही था कि दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और दो सम संख्या भी है। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया कि कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है, ये गलत है, दो सम अभाज्य संख्या है। उसके बाद डी वाला स्टेटमेंट करा है कि दो अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव सदैव ऑलवेज कहा है, ऑलवेज कहा है। अगर कहीं भी ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट होते हैं, ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट की पहचान होती है कि अगर किसी भी स्टेटमेंट सदैव पूछ दिया, तो इस तरह के जो स्टेटमेंट होते हैं वो हमेशा लगभग गलत ही होते हैं, क्योंकि ये एक्सट्रीम पे पूछा है एकदम। ये कह रहा है कि दो अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य संख्या होती है। हमने दो अभाज्य संख्या ले लिया, हमने एक संख्या ले लिया 3, ये अभाज्य संख्या है। हमने एक संख्या ले लिया 5। अब कह रहा है कि दो अभाज्य संख्याओं को जब आप ऐड करेंगे तो वो हमेशा अभाज्य ही आना चाहिए, लेकिन हम 3 और 5 को ऐड कर रहे हैं तो 8 आ रहा है। तो ये भाज्य संख्या भी है, सम संख्या भी है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। सदैव अभाज्य संख्या नहीं होती, कभी कभी हो सकता है हो, लेकिन सदैव नहीं होता। तो ये देखिए कितना बेहतरीन सवाल पूछा गया था यूपी टेट 2020 में। इस टाइप के जो सवाल होते हैं स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको तो ये तो लगता है कि काफी सिंपल कंसेप्ट है, भाज्य क्या होता है, अभाज्य क्या होता है, लेकिन जब आप स्टेटमेंट वाले सवाल करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये कितना कठिन सवाल बन सकता है। इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए अगेन ये सीटेट 2019 का सवाल है। अब सीटेट 2019 में भी किस तरह के सवाल पूछे गए स्टेटमेंट को लेकर के, अब इसको सवाल को ट्राई करते हैं। इसमें क्या पूछा है? इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अभी जब मैंने पहला क्वेश्चन बताया तभी बताया था कि आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि सही पूछा है कि सही नहीं पूछा है। तो इसमें काफी स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, तो हमें क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना है। अब ये कह रहा है कि अभाज्य संख्याओं के केवल दो गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्याएं जितनी भी होती हैं उसके केवल और केवल दो गुणनखंड होते हैं। अब ये तो सही है, ये सही कह रहा है, क्योंकि जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, उस अभाज्य संख्या का डेफिनेशन भी यही होता है, वह संख्या एक से कटेगी और स्वयं से कटेगी, यानी कि उसके दो ही फैक्टर हो गए। जैसे हो गया हमारा 5। अब 5 एक से ही कटेगा और 5 से कटेगा, यानी एक और स्वयं के अलावा ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 5 को डिवाइड करे। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन हमारा सवाल क्या पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। उसके बाद अब अगला देखते हैं। अब अगला है कि एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्या है। एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्या है, एक अंक वाली 4 अभाज्य संख्या। तो इसको देख लेते हैं कि किस तरह से। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, उसके बाद हमारी अभाज्य संख्या 3 आती है, उसके बाद आता है 5, उसके बाद आता है 7। अब 1 से लेकर के 10 तक इतनी ही अभाज्य संख्या है। अब इसके अलावा आप कोई भी अभाज्य संख्या नहीं बता सकते जो एक अंक की हो। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी पूरी तरह से सही है। तो एकदम अगर क्रिस्टल क्लियर होगा तभी आप इस सारे सवालों को कर पाएंगे। पहला देखिए, अभाज्य संख्या के केवल दो गुणनखंड होते हैं, ये तो डेफिनेशन ही है, बिल्कुल सही है। कह रहा है कि एक अंक वाली संख्या के केवल 4 अभाज्य संख्या, एक अंक वाली 4 अभाज्य संख्या। तो दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7। 9 ध्यान रखिएगा अभाज्य संख्या नहीं है, 9 विषम संख्या है, 9 अभाज्य नहीं है, क्योंकि
9 1 से भी कटता है और 9 से भी कटता है और 3 से भी कट जाती है। तो एक और स्वयं के अलावा इसका एक और फैक्टर है, इसलिए ये विषम संख्या है लेकिन अभाज्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा। तो 1 से लेकर के 10 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है? 4 अभाज्य संख्या। उसके बाद अगला स्टेटमेंट हमारा कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। अगेन जो हमने गोल्डन पॉइंट्स का पहला पॉइंट लिखा था, फिर उसका देखिए किस तरह से बेहतरीन यूज किया गया यहाँ पे कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है। क्या ये हमेशा सही है? नहीं, क्योंकि दो भी एक क्या है? दो एक अभाज्य संख्या है। दो अभाज्य संख्या है लेकिन ये सम संख्या है। दो अभाज्य तो है लेकिन ये सम है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है? सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। तो दो तो अभाज्य है तो इसको भी विषम होना चाहिए, लेकिन ये सम है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो रहा है। और हमारा पूछा क्या था? कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो यही हमारा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो आप देखिए सवाल की क्वालिटी को देखिए कि किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। ये सीटेट 2019 का यानी लेटेस्ट सवाल है। तो हमने सिर्फ और सिर्फ लेटेस्ट सवाल को ही लिया है ताकि आपको ये पता चल सके कि किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पैटर्न क्या है एग्जाम का। उसी हिसाब से हम अपनी तैयारी को उसी डायरेक्शन में लेके जाएंगे। तो हमने इसीलिए पहले आपको सारा कंसेप्ट बताया ताकि आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाए एकदम कंसेप्ट। जितना भी डेफिनेशन में जितना पढ़ा है सिर्फ और सिर्फ उतना अगर आप पढ़ लेंगे, ये सारे सवाल एकदम आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये तो एक और बेहतरीन सवाल है। ये सवाल एक और अच्छा सवाल है। अब इस सवाल को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, अब इसको देख लेते हैं। ये सवाल क्या कहता है? ये सवाल कर रहा है कि 72 × 28 बराबर 36 × 4 इंटू स्पेस दिया है। अब रिक्त स्थान की संख्या क्या होगी? अभी इस रिक्त स्थान की संख्या को निकालना है। उसके बाद स्टेटमेंट को पढ़ करके हमें सॉल्व करना है। ये यहाँ पे ये पांचवा स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट ये, दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट, चौथा स्टेटमेंट और ये पांचवा स्टेटमेंट। ये देखिए सीटेट 2019 का अगेन सवाल है। तो इस तरह अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो ये सारे सवाल बहुत ईजी होते हैं। देखिए किस तरह से सॉल्व किया जाता है, हम आसानी से आंसर निकालेंगे। इसमें क्या दिया है? 72 × 28 बराबर हमें दिया है 36 × 4। इस रिक्त स्थान पे हम मान लेते हैं कोई संख्या है x, कोई भी संख्या मान सकते हैं। अब इसको अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करें तो इसको हम 36 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 36 दूना 72 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 4 सत्ता 28 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू यहाँ से हमें मिल गई 14। अब इस 14 के बारे में जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको स्टेटमेंट के रूप में देख लेते हैं। अब ये क्या कर रहा है कि क्या यह संख्या 14 7 का गुणज है? तो हम कहेंगे यस, ये 7 का गुणज है, क्योंकि 14 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 7। 14 को 2 × 7 लिख सकते हैं, तो 7 का गुणज है ये संख्या। तो इसका मतलब ए वाला जो स्टेटमेंट है हमारा, ए वाला स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो अगर एक स्टेटमेंट आपको मिल गया कि ए सही है, तो आप देखिए आंसर को भी इलिमिनेट करना सीखिए। इसमें ए नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब या तो हमारा ऑप्शन ए होगा, या तो सी होगा, या तो डी होगा। उसके बाद अब अगला चेक कर लेते हैं, बी स्टेटमेंट क्या कहता है। बी कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या है। क्या 14 एक अभाज्य संख्या है? तो हम कहेंगे नहीं, 14 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 14 1 से भी कटेगी, 14 7 से भी कटेगी, 14 2 से भी कटेगी और 14 स्वयं से भी कटेगी। अभाज्य संख्या का कंडीशन क्या होता है? अभाज्य संख्या की कंडीशन होती है कि संख्या स्वयं से कटनी चाहिए और 1 से कटनी चाहिए, उसके अलावा किसी और संख्या से वो कटनी नहीं चाहिए। लेकिन 14 स्वयं से भी कट रही है, 1 से भी कट रही है और इन दोनों के अलावा भी कट रही है 2 और 7 से, इसलिए यह एक अभाज्य संख्या नहीं है। इसका मतलब बी वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। अब देखिए जहां पे बी होगा उसको हम हटा देंगे, बी वाला ऑप्शन ना हमारा नहीं हो सकता। अब या तो ए डी ई है या ए डी ई, दोनों ऑप्शन सेम हो गया क्या? ए डी बी कर लीजिए, यहाँ पे ए डी बी होगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ए डी बी यहाँ पे कर लीजिए। अब इन दोनों स्टेटमेंट को हमें देखना है। अब ये सी वाला क्या कहता है कि 10 से कम है। क्या 14 10 से कम है? 14 10 से कम है? 14 10 से कम नहीं है, 14 10 से ज्यादा, इसका मतलब सी वाला भी गलत हो गया। उसके बाद डी कह रहा है कि यह एक सम संख्या है। तो 14 एक सम संख्या तो है, इसका मतलब डी आंसर भी हमारा सही होगा। ए भी सही है, डी भी सही है, ए भी सही है, डी भी सही है। अब इसमें देख लेते हैं, ई वाले को चेक करते हैं। ई कहता है कि 56 का गुणनखंड है। 56 का गुणनखंड है। तो 56 का जब हम आप फैक्टर करेंगे तो 56 का फैक्टर 14 चौकम 56 होता है। इसका मतलब ये 56 का फैक्टर है। ई वाला स्टेटमेंट भी सही है। तुम्हारा आंसर कौन सा होगा? सी आंसर हो जाएगा। तो देखिए किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। ये सवाल देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन है काफी इजी। तो इस तरह के सवाल सीटेट में पूछे जा रहे हैं, इसलिए हमने लेटेस्ट सवाल को रखा है ताकि आपको पैटर्न समझ में आए और आप उसी तैयारी अपनी तैयारी को उसी डायरेक्शन में लेके जाएं
और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस तरह से तैयारी को अपने आगे बढ़ाएं ताकि आपको कहीं से कहाँ तक किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन तो काफी इजी है। ये कह रहा है कि 7 और 13 के बीच में कितनी परिमेय संख्या है। तो मैं एक स्टेटमेंट आपको बता देता हूँ, कहीं भी आए तो उसको आप यूज कर सकते हैं कि दो संख्याओं के बीच, दो संख्याएं जो होती हैं उन दो संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। दो संख्याएं जो होती है, अगर कोई दो संख्या है तो उन दो संख्याओं के बीच आपको अनंत परिमेय संख्या मिल जाएगी। कोई भी आप दो परिमेय संख्या लीजिए, कोई भी दो परिमेय संख्या। यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट हमारा ये कह रहा है, अगर ये स्टेटमेंट आपको पता है तो आप आसानी से कर पाएंगे। स्टेटमेंट ये है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच किसी दो परिमेय संख्याओं के बीच किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। अनंत परिमेय संख्या होती है। अनंत परिमेय संख्या होती है। अब इसका आंसर आप आसानी से देख सकते हैं। ये 7 एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसको हम 7/1 के रूप में लिख सकते हैं। 13 भी एक परिमेय संख्या है, इसको 13/1 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये दोनों परिमेय संख्या है और दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। तो यही है कि 7 और 13 के बीच में कितनी परिमेय संख्या है, तो 7 और 13 के बीच में अनंत परिमेय संख्या होगी। ये बिहार टेट 2021 में पूछा गया था। और इसी पे ये जो स्टेटमेंट हमने बताया, इसी स्टेटमेंट पे यूपी टेट में भी सवाल पूछा गया है। जब आप प्रीवियस ईयर का पेपर लगाएंगे, शायद 2014 में पूछा गया था कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। ये स्टेटमेंट एग्जैक्टली पूछा गया था। अब लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा है कि अब ये काफी इजी है, अगर आपने थ्योरी पार्ट को अच्छे से देखा होगा तो ये आप आसानी से कर पाएंगे। ये कह रहा है कि पाई क्या है, पाई के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो पाई एक विषम संख्या है, पाई एक सम संख्या है, पाई एक अभाज्य संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका आंसर आपको देना है। तो हमने जब परिमेय और अपरिमेय के बारे में आपको बताया था, हमने परिमेय और अपरिमेय के बारे में जब आपको बताया था, तो हमने बताया था कि अपरिमेय संख्या का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है पाई। तो पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब ये देखिए स्टेटमेंट पे ही कितना पूछा गया है, 2 बार सवाल यूपी टेट में 16 में और 17 में पूछा गया है। तो इस तरह से हमने जितना नंबर चार्ट होता है उस नंबर चार्ट को कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा नंबर सिस्टम में थोड़ा सा और बचा है रिमाइंडर थ्योरम को। नंबर सिस्टम में हम थोड़ी सी और आगे बढ़ेंगे। कल के वीडियो में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे और रिमाइंडर थ्योरम जैसे ही हमारा कंप्लीट होगा उसके बाद जितने भी प्रीवियस ईयर में सवाल पूछे गए हैं नंबर सिस्टम को लेकर के, उस एक वीडियो में हम लोग सारे क्वेश्चन को फिर से रिपीट करेंगे और जितना भी जो कुछ भी छूटा रहेगा और उसको प्रैक्टिस के माध्यम से और उसको कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। और चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको इसी तरह की वीडियो और आगे मिलते रहे। तो फ्रेंड्स आपका काम है सब्सक्राइब करना, और जितना हमने पढ़ाया है उन सारी चीज़ों को आप अगर प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं तो आपको एग्जाम के टाइम पे ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसलिए पूरा वीडियो को देखिए लास्ट तक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।